डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स जो कवर किए थे उनमें हमने सी के बारे में डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखा था। हमने सी प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे, कमेंट्स के बारे में देखा था और फाइनली हमने जो टॉपिक कवर किया था दैट वाज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हमने इनकी टाइप्स भी स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के नेम जब हम अपने प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं तो हमें कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना होते हैं। अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड नहीं होंगे और हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में एरर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल नेम, यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम बिगिंस विद द लेटर और अंडरस्कोर। जो भी वेरिएबल नेम आप डिफाइन करेंगे वो या तो लेटर से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से। इससे क्या मुराद है कि आप किसी नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कहना चाहते हैं num1 इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, लेकिन अगर आप कहते हैं 1 num तो ये आपके पास एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। फिर हमारे पास सेकंड रूल आ जाता है, द अंडरस्कोर में बी यूज्ड टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी। यानी दरमियान में भी अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं और स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेरिएबल नेम यहाँ गिवन है, एग्जांपल ओवर अंडरस्कोर टाइम, ये ओवर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से आप फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, डेट अंडरस्कोर, डेट ऑफ बर्थ को आप डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ करके लिख सकते हैं। इस तरह जो आपने एक से ज्यादा अगर लेटर्स को, वर्ड्स को मीनिंगफुल तरीके से कंबाइन करना है तो आप अंडरस्कोर के जरिए उनको कंबाइन कर सकते हैं। थर्ड रूल है कि आपके पास वेरिएबल नेम के लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल हैं। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स के मीनिंगफुल होने से मुराद ये है कि अगर वो डिस्टिंक्ट है, अगर आपका कोई ऐसा वेरिएबल नेम, अमूमन इतने लंबे वेरिएबल नेम नहीं रखे जाते, लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल नेम है दो जो 31 कैरेक्टर्स तक सिमिलर है और 32nd कैरेक्टर से ऑनवर्ड वो डिफरेंट है, तो कंपाइलर के लिए वो एक ही वेरिएबल नेम कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा और 32nd कैरेक्टर से ऑनवर्ड वो उसको कंपेयर नहीं करेगा, चाहे वो वहां से डिस्टिंक्ट ही क्यों ना हो। उसके अलावा आप अपर केस, लोअर केस दोनों तरह के लेटर यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स में। अपर केस लेटर जो है वो लोअर केस से डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, जैसे आप SUM सम जो है वो सारा कैपिटल में लिखते हैं, या सेंटेंस केस में S लेटर को कैपिटल लिखते हैं, U और M को स्मॉल कर देते हैं, या सम के तीनों पार्ट जो लेटर हैं वो स्मॉल कर देते हैं। तो ये तीन डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हैं। यहाँ आपको जो एग्जांपल गिवन है वो है AVG, और इसी तरह से सेंटेंस केस में AVG, और इस तरह से ये आपके पास सारा स्मॉल में एवरेज, ये एवरेज की एब्रिविएशन है। तो ये तीनों जो है सी के लिए ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हैं। इसके अलावा आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि ये इन कैरेक्टर्स की एक स्पेसिफिक मीनिंग है सी के कंपाइलर के लिए, इसलिए आप इनको वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनकी भी स्पेशल मीनिंग है, इसलिए वो भी आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। और फाइनल पॉइंट क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल नेम में स्पेस यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, स्पेस देते हैं तो वो वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। यही रीजन है कि आपको यहाँ अंडरस्कोर यूज करने के लिए कहा गया है कि अगर आप लिखना चाहते हैं फर्स्ट नेम तो आप उसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करेंगे, यानी आप उसे कंटिन्यूस स्ट्रिंग रखेंगे, उसके अंदर आप स्पेस बिल्कुल नहीं दे सकते। तो ये रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं वेरिएबल नेम्स को स्पेसिफाई करते वक्त। आमतौर पर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि वेरिएबल नेम्स के लिए जो रूल्स हैं सी लैंग्वेज में उनको आप एक्सप्लेन करें, तो आपने ये पॉइंट्स एज इट इज लिख देने हैं अगर इस टाइप का आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं कि अगर हमने वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन करने हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए तो हमें उनकी डाटा टाइप्स भी बतानी पड़ेगी। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर हम खुद कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दैट इज समहाउ अ सिंपल थिंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंटेलिजेंट। ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं होती, बट मशीन्स आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट कि आप उनको
वेग सी इंस्ट्रक्शंस दें और वो आपकी बात को एज इट इज परसीव कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें। मशीन्स को आपको बहुत डिटेल से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। तो आपने एल्गोरिदम्स में जब वेरिएबल अपने पास एज्यूम किए थे तो हम रेंडमली कोई भी नेम ले रहे थे कि लेंथ ले लेते हैं, उसको हम एल कह लेते हैं, ब्रेथ को हम बी कह लेते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोग्राम में आके जब आपने वही चीजें एज्यूम करनी है तो आपको उनकी डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी। डाटा टाइप से क्या मुराद है कि आपको किस तरह की, किस नेचर का डाटा उसके अंदर आप रखना चाह रहे हैं। आप उसमें नंबर्स रखना चाह रहे हैं, आप उसमें होल नंबर रखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट रखेंगे, उसमें कैरेक्टर स्टोर करेंगे, किस टाइप का डाटा आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक डाटा आपने स्टोर करना है तो इस टाइप की चीज जो है वो आपके पास कोई भी ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि जिसमें कुछ डाटा जो है वो अल्फाबेट्स पे हो और कुछ न्यूमेरिक पे हो। यानी स्ट्रिंग्स की फॉर्म में तो आप अल्फा न्यूमेरिक डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा टाइप्स हैं वो प्योरली आपके पास कोई एक ही टाइप आपको अलाउ की जाएगी। या तो इंटीजर आपने न्यूमेरिक स्टोर करने हैं तो आपकी न्यूमेरिक डाटा टाइप होगी, अगर आपने कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो कैरेक्टर टाइप की आपके पास डाटा टाइप अवेलेबल होगी। सबसे पहले जो हमारे पास डाटा टाइप है वो इंटीजर है। इंटीजर को हम किस तरह यूज करते हैं सी के प्रोग्राम में, इसमें हम लिखेंगे इंट और उसके बाद कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम और सेमीकोलन दे देंगे। इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि इंटीजर जो है ये हमारे इस वेरिएबल की डाटा टाइप है, सम हमारे वेरिएबल का नेम है और सेमीकोलन बता रहा है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। और अगर आप इस सम के नाम से एक और डाटा टाइप स्टोर करने की, राइट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आएगा कि आप एक ही नाम से दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज में। हम स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप एक नाम से दो वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने एक ही डाटा टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल स्टोर करने हैं तो आप उनको कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इंटीजर a, b, c, सम, प्रोडक्ट। तो ये आपके पास चार वेरिएबल्स हैं और इन सब की डाटा टाइप इंटीजर है। तो ये आप इसी तरीके से आपको बार बार इंट a, इंट b, इंट सम, इंट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर इनके नेम अपने पास स्टोर कर लेता है। उसके बाद हम प्रोग्राम में जहां जहां इनको यूज करेंगे कंपाइलर इस मेमोरी लोकेशन से जाके उन वेरिएबल्स की वैल्यूज उठा लेगा। और अगर किसी जगह पर हम मिस स्पेल कर देते हैं, कोई रॉन्ग स्पेलिंग देते हैं किसी वेरिएबल के, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सम S2M लिख रहे हैं लेकिन प्रोग्राम में कहीं जाकर हम S2MM लिख देते हैं कोई टाइपिंग मिस्टेक से, तो वो एक इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। कंपाइलर उसको फौरी तौर पे डिटेक्ट करके हमें एरर दे देगा कि आपका ये वेरिएबल नेम S2MM एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह हमारी जो डाटा है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में सेव रहता है और उसी तरीके से उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर जो भी हम उसके ऊपर मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं हम उसके ऊपर वो परफॉर्म कर लेते हैं। जब हमने इंटीजर डाटा टाइप डिक्लेयर करना है तो उसमें हम कुछ टाइप क्वालिफायर्स भी ऐड कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइंड और साइंड शामिल हैं। शॉर्ट से क्या मुराद है और लॉन्ग से क्या मुराद है, ये इनकी बेसिकली मेमोरी में ये कितनी साइज लेंगे, कितना साइज लेंगे, इससे ये मुराद है। शॉर्ट जो है ये इंटीजर की तरह 2 बाइट ही लेता है, लॉन्ग आपके पास जो है वो 4 बाइट लेता है। अब ये 2 बाइट लेने का और 4 बाइट लेने से क्या मुराद है ये मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाते हुए कि जब हम अगर इंटीजर 2 बाइट होता है तो इट मींस कि हमारे पास 0 से लेकर 15 तक 16 मेमोरी लोकेशंस हैं और उन 16 मेमोरी लोकेशन पर मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर हमारे पास आ सकता है। इंटीजर 2 बाइट से मुराद ये है कि जैसे ये आपके पास ये 0 से लेकर 15 तक आपको पता है कि ये 2 बाइट्स बनते हैं, ये 1 बाइट है और इसी तरह से ये मेमोरी लोकेशंस दूसरा बाइट है। 0 से 7 तक आपके पास 1 बाइट है और 8 से लेकर 15 तक सेकेंड बाइट है। इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो 2⁻0 की फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर आपके पास 1 स्टोर होगी, 2⁻1 2 होता है, 2⁻2 4 होता है, 2⁻3 8 होता है एंड सो ऑन। इन वैल्यूज को अगर आप ऐड करते रहें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे
अगर 2 रेज टू पावर 3 जो है वो 8 है, तो उससे पीछे वाले तीनों का सम जो है वो 1 माइनस आएगा, यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। आप देखें कि यहाँ पर अगर आपके पास 2 रेज टू पावर 1 इज 2 एंड 2 रेज टू पावर 2 इज 4, तो इनको तीनों को आप सम करें तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7 बनता है, और 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप इन सम को इस सब को इसी तरीके से ऐड करते जाएं, तो यहाँ 2 रेज टू पावर 15 में अब आप गेस कर सकते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। ये देखेंगे 2 रेज टू पावर की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है ये टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 रेज टू पावर 15 हमारा इंटीजर अगर 2 बाइट्स का है, इसका मतलब है हमारे पास 15 तक मेमोरी लोकेशन मौजूद है। तो 2 रेज टू पावर 15 कितना है हमारे पास 32768। तो दैट इज द मैक्सिमम बिग वैल्यू विच एन इंटीजर कैन स्टोर। इस तरह अब हम देखें कि हमारे पास जो शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का है, तो उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। अब आपको ये बेहतर समझ में आ जाना चाहिए। लॉन्ग जो है वो 4 बाइट लेता है, तो उसकी जो आपके पास कैपेसिटी होगी डेफिनेटली इससे ज्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे पास जो तीसरी टाइप, एक शॉर्ट है लॉन्ग और तीसरी है अनसाइंड। अनसाइंड का से मुराद क्या है कि अब ये जो हाईएस्ट बिट होता है, जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ये अमूमन साइन के लिए यूज होता है। तो हाईएस्ट बिट अगर आपने देखा हो कि इसको अगर हम ऑफ कर दें या इसको बढ़ा दें या कम कर दें तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए अगर आपके पास अगर यहाँ 15 तक वैल्यू आप जा सकती हैं, 15 पे अगर आपके पास 32768 जो है वो स्टोर हो सकता है, और ये वाला बिट अगर आप साइन के लिए यूज करते हैं तो आपकी कैपेसिटी हाफ रह जाती है। दैट इज ये सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद आपके पास बेसिकली आता है, आप देखें कि 32768 माइनस 1 करेंगे अगर आप, तो आपके पास वैल्यू आएगी 32767। ये क्या वैल्यू है? ये वो वैल्यू है 0 से लेकर 14 की बिट के तमाम नंबर्स को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो 32767 है। और जो आपके पास हाईएस्ट बिट है यूज हो रहा है साइन के लिए। तो जैसे ही आप डाटा को अनसाइंड कर देंगे, यानी डाटा को आप उसको प्लस माइनस कोई साइन नहीं देना चाह रहे, तो आपकी कैपेसिटी बिल्कुल डबल हो जाएगी। अब आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है दैट इज 65536। देखिए बिल्कुल डबल हो गई है कैपेसिटी। तो इस तरह से आपके पास जो है आपका जो एक हायर बिट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो साइन के लिए यूज हो रहा हो। इसलिए जो अनसाइंड इंटीजर है उसमें डेफिनेटली जो डाटा स्टोर होगा वो इससे डबल होगा। अब ये आपके पास वही वैल्यूज गिवन है। ये देखें टाइप क्वालिफायर, ये शॉर्ट अनसाइंड भी है। यहाँ देखें इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर दोनों की आपके पास रेंज यही है कि -32768 से लेकर +32767 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह देखें कि लॉन्ग इंट में 4 आपके पास जो है बाइट्स है और इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। अनसाइंड में देखें ये 2 ही बाइट ले रहा है। ये बात मैंने आपको वहां समझाने की कोशिश की है कि देखिए जब आपने ये -32 और +32 की बात हो रही है ना, जब ये माइनस प्लस खत्म कर देंगे तो आपकी कैपेसिटी डबल हो गई है, यानी आप 0 से लेकर 65535 तक वैल्यूज मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं उन्हीं 2 बाइट्स में, जिनमें पहले आप इससे हाफ मतलब इससे साइज में हाफ जो है वो वैल्यू स्टोर कर पा रहे थे, क्योंकि हायर बिट जो हाईएस्ट बिट था वो साइन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। यहाँ पर भी ये चीज मेंशन की हुई है कि अनसाइंड हो जाएगा तो कैपेसिटी उसकी जो है वो ज्यादा हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ ये बताया गया है कि अगर आपके पास अनसाइंड से मुराद क्या है कि आपके पास इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यूज हमेशा 0 से ग्रेटर होंगी। यही रीजन है कि आप देखें कि अनसाइंड में 0 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, जबकि साइन में जो है वो वैल्यू आपके पास अगर आप उसके साथ मेंशन नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि ये साइंड है बाय डिफॉल्ट। तो माइनस से लेकर प्लस सारी वैल्यूज जो है वो ऐड हो रही हैं आपके शामिल हो रही हैं उसमें। उसके बाद आप इसमें देखेंगे अगर आप इसमें लॉन्ग और अनसाइंड की फॉर्म में अगर आप इसके साथ इंटीजर नहीं भी राइट करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ओमिट भी कर सकते हैं, शॉर्ट इंट नम की लिखने की बजाय आप सिंपल शॉर्ट नम भी लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये इसका क्वालिफायर टाइप क्वालिफायर जो है वो शॉर्ट है और ये इंटीजर है और इसका नेम नम है। दूसरी हमारे पास जो डाटा टाइप है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमेशा हमारे पास होल नंबर में आंसर नहीं आता, बल्कि हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। तो वो वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज एक्सपोनेंट होता है। आपको मालूम है अपने मैथमेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि आपके पास जो फ्लोटिंग नंबर होता है उसका एक मैंटिसा होता है
जो कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे होता है और पॉइंट की राइट साइड पे उसका एक्सपोनेंट होता है। ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो डाटा टाइप है दैट इज फ्लोट। तो फ्लोट का कीवर्ड यूज करके हम डाटा टाइप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। फ्लोटिंग डाटा पॉइंट हमारे पास जो है वो उसमें तीन हमारे पास वेरिएंट आते हैं। फ्लोट है सिंपल जो कि 4 बाइट लेता है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू भी स्टोर करनी है तो ये इंटीजर से डबल स्पेस लेता है मेमोरी में। डबल फ्लोट है ये 1 बाइट लेता है और लॉन्ग डबल फ्लोट जो है वो 10 बाइट लेता है। अब ये हम डिफरेंट डाटा टाइप क्यों डिफाइन करते हैं, हमने देखना है कि हमारा जो मैक्सिमम बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल कुछ एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का फिगर है, तो क्या कितने डिजिट की हमारे पास जो है मैक्सिमम कितने डिजिट बड़ा नंबर आ सकता है, 7 डिजिट आ सकता है, बल्कि ये तो प्रिसीजन इसकी गिवन है। तो इसमें हमें देखना होगा कि मैक्सिमम हम कितना बड़ा नंबर जो है वो स्टोर करना चाहते हैं या कर सकते हैं। हम इसकी अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारी वैल्यूज बहुत बड़ी हैं जो हमारी इस रेंज से बाहर चली जाएंगी, अगर हमारी वैल्यूज इतनी बड़ी आ जाती हैं जो हमारा डाटा टाइप होल्ड नहीं कर सकता, तो फिर उसके अंदर वो गार्बेज वैल्यू दे देता है, यानी वो ऐसी वैल्यू कोई भी रैंडमली उठा के दे देता है जो कि वैलिड डाटा नहीं होता। इसलिए जो भी हमारी डाटा का साइज होगा हम उसके मुताबिक ही अपने पास डाटा टाइप जो है उनको डिफाइन करेंगे। जैसे आपने देखा कि हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में अगर हम लॉन्ग और अनसाइंड लिख रहे हैं तो हम इंटीजर को स्किप कर सकते हैं इंटीजर का वर्ड। इसी तरह फ्लोट के लिए अगर हम डबल या लॉन्ग डबल का वर्ड यूज करते हैं तो फिर हम फ्लोट ना भी साथ लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये थोड़ा सी इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपने मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा साइंटिफिक नोटेशंस का। नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशंस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 223688 को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2.3688 इंटू 10 रेज टू पावर 4। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कंप्यूटर में इसको राइट करते हैं तो फिर हम E4 इट मींस मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 4। तो इस तरह से भी हम इन वैल्यूज को जो है वो स्टोर कर सकते हैं इन्हीं वेरिएबल्स में, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में। इनकी प्रिसीजन जो होती है वो 6 to 7 डिजिट ऑफ प्रिसीजन होती है। ये डेसिमल के बाद जैसे हम कैलकुलेटर में भी सेट कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट्स जो है प्रिसीजन चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। तो चूंकि कंप्यूटर में हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो ये 6 से 7 डिजिट पॉइंट के बाद भी आपको डेसिमल पॉइंट के बाद भी ये देता है। उसके बाद आपके पास है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप आपके पास है दीज आर द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इसके लिए हमारे पास ये CHAR का वर्ड यूज होता है। CH जैसे इसके अंदर ये एक वेरिएबल नेम CH है, एक लेटर है और एक ये है, 3 वेरिएबल हमने इसमें डिफाइन किए हैं। और इसके अंदर ये देखें कि ये कैरेक्टर है, इसके अंदर पूरा नेम आप स्टोर नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ एक लेटर स्टोर कर सकते हैं। आप बेसिकली स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम पूरे का पूरा नेम या पूरा सेंटेंस या सीक्वेंस ऑफ लेटर्स स्टोर कर सकते हैं। सी में बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं होती है, बाकी लैंग्वेजेस में होती है, सी में हमारे पास ऐसी कोई डाटा टाइप नहीं है। कैरेक्टर डाटा टाइप है जब हमने पूरे लेटर, पूरे नंबर, आप कह लें कि पूरे नेम स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमें एरे, इसी कैरेक्टर्स की एरे जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप कास्टिंग इन सी लैंग्वेज। टाइप कास्टिंग क्या करता है कि अगर एक डाटा टाइप को हमने किसी दूसरे डाटा टाइप पे रन टाइम में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो है 2 बाइट्स लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो 4 बाइट लेता है। अगर हम दो इंटीजर्स की कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट आंसर आ रहा है या जो रिजल्टिंग आंसर आ रहा है वो 2 बाइट से बड़ा है, तो फिर हमें उससे बड़े डाटा टाइप की जरूरत होगी या डिफरेंट डाटा टाइप की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल 2 इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है और हम आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर हमें उसका जो डाटा टाइप है वो ऐसी चाहिए होगी कि जो फ्लोटिंग वैल्यू को, डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सके। तो एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग की जरूरत हमें कहाँ पेश आती है, एक एग्जांपल आपकी बुक में जो गिवन है वो ये है कि जैसे हमारे पास कीबोर्ड पे जितने भी लेटर, सिंबल्स या इसके अलावा भी जो सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उन सब के भी कुछ आस्की कोड होते हैं। कंप्यूटर इन सिंबल को, कंप्यूटर के लिए लेटर ए जो है वो एक शेप है,
लेकिन कंप्यूटर तो जीरोस और वन में बाइनरी में डील करता है इन चीजों को। तो कंप्यूटर के लिए बेसिकली उस ए लेटर का, कैपिटल ए लेटर का एक आस्की कोड एग्जिस्ट करता है, दैट इज 65। तो वो उस कंप्यूटर उस 65 को अंडरस्टैंड करता है। अगर उसे वो आस्की कैरेक्टर में 65 दे दिया जाए तो वो उसको ए लेटर रिप्रेजेंट कर देगा कैपिटल में। इसी तरह अगर स्मॉल लेटर है, स्मॉल ए है, तो उसका आस्की कैरेक्टर डिफरेंट होगा। तो अगर आपने आस्की कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, इट मींस कि आपकी डाटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है, बट आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो दैट इज वन वे ऑफ टाइप कास्टिंग। इसका प्रोग्राम हम राइट करके भी देखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये क्या चीज है और ये कैसे हमारे पास हमें जो है वो हम लेटर्स के जो आस्की नंबर्स हैं, आस्की वैल्यूज हैं, वो कैसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है जो आपकी बुक में गिवन है। देखिए इंक्लूड की हमने stdir.h और void main void हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज इंटीजर x। अब हमने इस पे एक लूप स्टार्ट किया। लूप्स अभी आपने नहीं पढ़े हैं और अभी आपको प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट का भी क्लियरली, प्रिंट ऑफ फंक्शन का भी नहीं पता। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज आप देखें कि यहाँ पर कुछ मैंने दिए वैल्यू %d और %c। ये %d जो है ये कह रही है कि यहाँ इंटीजर प्रिंट होगा, %c कह रहे हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंट होगा। और जबकि दोनों को वैल्यू हम x की ही दे रहे हैं, यानी एक जगह पर मैं x को एज ए इंटीजर प्रिंट करवा रही हूँ, दूसरी जगह मैंने x को एज ए कैरेक्टर प्रिंट करवाया है। अब इसमें देखें कि हमने ये आपकी बुक में जो है ये 0 से लेकर 127 तक कैरेक्टर प्रिंट करवाए हैं, लेकिन मैं इसे 60 से स्टार्ट कर रही हूँ और 99 से लेस, यानी जो मेरे पास लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा वो वाला प्रिंट होगा जिसकी आस्की वैल्यू 98 होगी। जो पहला प्रिंट होगा वो 60 वाली आस्की वैल्यू वाला है। मैं आपको कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी का थोड़ा सा डिफरेंस साथ बताना चाह रही हूँ। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी। देखिए ये पहले क्या प्रिंट हुआ है, 60। 60 किसका आस्की कोड है, लेस देन साइन का। 61 आस्की कोड है इक्वल टू साइन का। इस तरह 62 ग्रेटर देन का। हम 65 पे देखते हैं कैपिटल लेटर ए है और इससे ऑनवर्ड सारी आपकी एबीसी जो है वो चलती है। इसमें आगे देखें आप, लास्ट पे देखें, दैट इज 94, 95, यानी एबीसी आपकी स्टार्ट होने के बाद फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और 97 पर लेटर ए है, यानी अब आपके पास कैपिटल ए का आस्की कोड 65 है और स्मॉल ए का आस्की कोड 97 है। और इस तरह आप किसी भी, जितने भी कीबोर्ड पे सिंबल्स हैं और इन सब के आस्की कैरेक्टर जो है वो इसी तरह प्रिंट करके देख सकते हैं, अगर आपको ये प्रोग्राम सही तरह समझ में आ गया है। इसमें टाइप कास्टिंग कहां पर हो रही है कि आपने एक ही x को एक दफा एज ए कैरेक्टर ले रहे हैं और एक दफा एज ए इंटीजर ले रहे हैं, तो ये आपके पास दैट इज टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग हमारे पास दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट हो सकती है और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट यही है जो भी आपने देखी है कि ऑटोमेटिकली ही एक कन्वर्जन जो है एक डाटा टाइप दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा इसमें इसका एक और आपके बुक में एग्जांपल कोड गिवन है। इसमें देखिए एक वैल्यू है, वैल्यू 1 है 2.5 और वैल्यू 2 है 5.3। दोनों फ्लोटिंग है, फ्लोट पॉइंट है, डाटा टाइप दोनों की फ्लोट है और रिजल्ट जो है वो हम इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। तो हमने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब वो क्या करेगा, कंपाइलर 2.5 प्लस 5.3 ऐड करने के बाद आंसर जो आएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो इंटीजर में स्टोर हो रहा है, तो आंसर हमारे पास विदाउट डेसिमल पॉइंट ही आएगा। इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम है, देखिए फ्लोट वैल्यू है एक 2.5 और 5.3। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखिए आंसर हमारे पास 7 आया है, जबकि अगर हम देखें तो 7.8 आंसर बनता है। थोड़ा सा माइनर सा चेंज मैं इसमें करके आपको दिखाना चाहती हूँ। लेट्स से 2.9 कर लेते हैं और इधर 5.3। अब देखते हैं प्रोग्राम को हम दोबारा कंपाइल करेंगे, दोबारा से फिर रन करके देखते हैं। अब देखिए आंसर 8 हो गया है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ने अपना रोल तो प्ले किया है। यानी ये मैंने आपको इसलिए बताया कि डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड नहीं हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि आप ये सोचें कि जी ये उसने सिर्फ 2 और 5 को ऐड कर लिया, नहीं, उसने पॉइंट को भी ऐड किया है, बट आपको आंसर जो है
चूंकि रिजल्ट जो है हमारा जो वेरिएबल है वो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर चेंज कर लें, लेट्स से कि हम फ्लोट कर लेते हैं और हम दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम में कोई चेंज करें तो उसको कंपाइल करना जरूरी है। तो अब देखिए हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आपके पास डिफरेंट आ रही है, ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड चेंज नहीं किया। इस तरह जब आप खुद करेंगे ये काम तो आपको इस तरह के एरर्स का सामना करना पड़ेगा। अब इसको मैं कैसे फिक्स करूंगी, यहाँ पर मैंने परसेंटेज डी की जगह पर मुझे परसेंटेज एफ लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक थी इस प्रोग्राम में। इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखिए 8.20001 आपके पास बिल्कुल ठीक आंसर आया है और ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आया है। अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी टाइप कास्टिंग हमारे पास है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि हम खुद से बताते हैं कि हमारा प्रोग्रामर खुद से बताता है कि ये डाटा टाइप है, इसको किसी भी और टास्क पे परफॉर्म करते वक्त इस डाटा टाइप में किसी और में कन्वर्ट कर लेना। उसके लिए जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है वो हम पैरेंथेसिस में उस एक्सप्रेशन से पहले देते हैं। हम प्रोग्राम में देखते हैं वैल्यू 130 है, वैल्यू 2 7 है और फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट है और हमने इसको आंसर को फ्लोट में कन्वर्ट किया है वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा और वो चूंकि हमारा रिजल्ट जो है वो फ्लोट में स्टोर हो रहा है तो वो डेसिमल के साथ ही प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम की आउटपुट भी हम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में देखिए हमने इंटीजर वैल्यू ले ली और उसके बाद हमने दो इंटीजर्स हैं लेकिन आंसर हमारे पास फ्लोट आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसकी टाइप कास्टिंग की है। हमने कहा रिजल्ट को अपने कंपाइलर को हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं या मशीन को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल किया है, पहले मैंने इसको रन करते हैं तो देखिए रिजल्ट हमारे पास 4.2857 आ रहा है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम इसमें ये टाइप कास्टिंग नहीं करते तो हमारे पास क्या होगा। प्रोग्राम को मैं दोबारा से कंपाइल करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए हमारे पास आंसर जो है वो पूरा डेसिमल नंबर, चूंकि ये 00 इसलिए आए हैं कि हमारा रिजल्ट जो है ये फ्लोटिंग डाटा पॉइंट टाइप है, लेकिन हमारा आंसर ठीक इसलिए नहीं आया कि उसने जो डेसिमल पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो 7 4 28 होता है तो 2 रिमेनिंग आया था, उसने उसकी फर्दर जो है वो डिवीजन नहीं की है और फर्दर आंसर हमें प्रोवाइड नहीं किया। तो ये हमारे पास है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल जिसमें हम खुद से बताते हैं प्रोग्राम को कि किस तरीके से टाइप कास्टिंग करनी है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है और जो यूनिट का लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्स्ट क्वालिफायर। कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यूज को हमने अगर डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, यूज करना है किसी प्रोग्राम में तो हम कॉन्स्ट क्वालिफायर को यूज करेंगे। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका है इस तरह कॉन्स्टेंट्स को भी डिक्लेयर करने का तरीका है। एक मेथड आप देखकर आ चुके हैं डिफाइन का और दूसरा मेथड है आपके पास कॉन्स्ट का। अगर हम लिखेंगे कॉन्स्ट इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 5, अब जहां जहां हम काउंट यूज करेंगे उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कहीं जाके अगर कहेंगे काउंट इज इक्वल टू 10 या काउंट इज इक्वल टू 6 तो एरर मिलेगा। कंपाइलर उसको जो है वो हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकें। हम हाँ ये कर सकते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दें और उसके बाद हमारा दिल चाहे तो हम चाहे जहां चाहे वैल्यू को चेंज कर दें। अमूमन ये ऐसी वैल्यूज के लिए कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं जैसे ये पाई की वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है 3.147 तो हम ऐसी वैल्यूज जो है स्टोर कर देते हैं। अब जहां कहीं हम पाई लिखेंगे वहां पर हम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट में पड़ी है वो आ जाएगी। इसी तरह सेम पर्पस डिफाइन का है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। आपकी बुक में ऑलरेडी ये मेंशन है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूजिंग डिफाइन और कॉन्स्ट, लेकिन सिर्फ ये फर्क है कि आपका ये डिफाइन जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये उस तरह यूज हो रहा है, जबकि कॉन्स्ट जो है वो एक दैट इज अनदर वे टू सी प्रोवाइड्स यू एन अदर वे to declare the constant values in the program।
इसके अलावा इसमें कोई टेक्निकली इतना खास डिफरेंस नहीं है। अगर मतलब आगे जाके कुछ चेंजेस हैं सही इसमें, लेकिन वो आपके पास इस लेवल पे आपने इतनी डेप्थ में सी लैंग्वेज को नहीं स्टडी करना कि आप इनकी इन डेप्थ डिटेल में जाएंगे। अगर आप कांस्टेंट जो है वो कॉन्स्ट से डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, और डिफाइन से डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का यूनिट नंबर 2 भी जो है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये अपने पास जो है कॉन्स्टेंट्स को भी आप इसको यूज करेंगे प्रोग्राम्स में, खुद से करके देखिएगा। अगर मैं भी इंशाल्लाह इसमें कोई शॉर्ट सी वीडियो बना के कॉन्स्ट क्वालिफायर और डिफाइन का कंपैरिजन जो है वो प्रैक्टिकली भी आपको यूज करके दिखा दूंगी। और आपने खुद भी तब तक खुद भी कोशिश करनी है कि आप कोई प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू जो है डिफाइन करें, उनको प्रिंट करें और उसके बाद उनको चेंज करके को देखें कि क्या आपको कंपाइलर से क्या एरर मिलता है। इस तरह जब तक आप प्रैक्टिकली इन चीजों को यूज नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपसे इस एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करना जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो आपने अपनी प्रैक्टिस साथ साथ जारी रखनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 का हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।